नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइन, भारत की एल&टी के बाद अब गोदरेज एरोस्पेस भी भारत के लिए नए जनरेशन के फाइटर जेट इंजन्स को डेवलप करना चाहती है। इसके लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी है जीटीआरई और डीआरडीओ के साथ, ताकि एक 130 किलो न्यूटन के इंजन को तैयार किया जाए। भारत और साउथ कोरिया के बीच करीब $250 मिलियन की एक डील साइन की गई है K9 हॉवित्जर के लिए, और इन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना के लिए किया जाएगा और कई गुना ज्यादा संख्या में इन हथियारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक नई डील साइन की गई है आकाश मिसाइल सिस्टम की मेंटेनेंस को लेकर के। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत की इंजन प्रॉब्लम की बात की जाए तो भारत के पास ऐसा एडवांस कोई इंजन नहीं है जिसे हम अपने 4th जनरेशन के फाइटर जेट में भी इस्तेमाल कर पाएं। तो आप भूल जाइए कि 4.5 जनरेशन, 5 जनरेशन, 5.5 जनरेशन के किसी भी फाइटर जेट को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फाइटर जेट के लिए मेन कंपोनेंट है इंजन, और वही हमारे पास नहीं है। हालांकि पिछले 20-30 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं और अब जाकर के काफी बड़ी अचीवमेंट भारत को हासिल होनी शुरू हुई है। वहीं कई रिपोर्ट्स का ये तक मानना है कि जो इंजन डेवलपमेंट भारत के अंदर की जाती है, इसकी इंफॉर्मेशन और कई सारी जानकारियां लीक कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी देश भारत का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली HAL पर एलिगेशंस लगाया गया कि भारत ने कुछ टेक्नोलॉजी डायरेक्टली रशिया को शेयर की। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच जिस जनरल इलेक्ट्रिक के F404 F414 इंजन की डील साइन की गई, उनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई और 2 सालों बाद भारत को पहला इंजन मिला है। एग्रीमेंट बहुत समय पहले साइन किया गया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के फाइटर जेट को लेकर के। आज जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी एयरफोर्स को, हमारी सेना को स्क्वाड्रंस की, वो स्क्वाड्रंस भी पर्याप्त नहीं है। इसीलिए फाइटर जेट्स की संख्या ज्यादा होना जरूरी है, और ये काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब तक हमारे डिफेंस PSU से निकल करके हम बाहर देखेंगे और स्पेशली प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक, बोइंग जैसे जो प्लेयर हैं, एक समय पर बहुत छोटी कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन सरकार के सपोर्ट से आज ये दुनिया की वो कंपनियां बन चुकी हैं जिनके बिना एरोस्पेस इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पाएगी। नाउ भारतीय कंपनियां भी इसी ट्रैक पर निकल चुकी हैं और आई होप भारत सरकार भी इस चीज में खुल करके सपोर्ट करेगी। पहले खबर सामने निकल के आती है कि एल&टी अनाउंसमेंट की है कि वो जल्द ही अपने एक नए इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम करेंगे, जिसमें टाटा, महिंद्रा जैसे बड़े प्लेयर्स एक साथ मिलकर के काम करेंगे। और यहाँ पर प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि जिस कंपनी के पास क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज होंगी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। अभी तक हम इन चीजों के पीछे भाग रहे थे कि कौन सी कंपनी हमें कम प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसी बेसिस पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट कर रहे थे, लेकिन अब क्वालिटी के बेसिस पर चीजों को जज किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट पर, जो कि आ रही है गोदरेज एरोस्पेस से, जहां गोदरेज एरोस्पेस गोदरेज की एक सब्सिडरी कंपनी है। इन्होंने रिसेंटली गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम GTRE कहते हैं और जो कि DRDO के अंडर का हिस्सा है, इनके साथ मिलकर के 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले एक स्वदेशी इंजन को तैयार करने की योजना तैयार की है। इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने AMCA, जिसे हमका कहा जाता है, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में करेंगे, जो कि भारत के लिए 5 जनरेशन 5.5 जनरेशन लड़ाकू विमान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का मानना है कि जो गोदरेज एरोस्पेस है वो ऑलरेडी इस सेक्टर में बहुत लंबे समय से काम कर रही है। DRDO से इन्हें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिसके बाद अब इनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज आ चुकी है जिससे ये इंजन डेवलपमेंट पर काम शुरू कर पाए। वहीं कावेरी इंजन को बेस बनाते हुए इंजन पर काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि कावेरी इंजन को हम ऑलरेडी काफी बड़े स्केल पर ला चुके हैं। कावेरी इंजन के थोड़े से इतिहास की बात की जाए तो 1989 के अंदर इसका काम शुरू हुआ था, और अब तक इस परियोजना के 9 प्रोटोटाइप तैयार किए जा चुके हैं। 4 कोर इंजन बनाए गए हैं, 3217 घंटे की उड़ान भर चुका है, और इसका बजट करीब $202 मिलियन के आसपास था, यानी कि 1688 करोड़ रुपए, जिसे बढ़ाकर के 2000 करोड़ रुपए किया जा चुका है। लेकिन इतनी डेवलपमेंट करने के बाद भी हम 40 से 50 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट पर इसे ले जा पाए हैं, और मैक्सिमम हम इसे 70 किलो न्यूटन तक ले जा सकते हैं, जो कि कई प्रकार के एडवांस स्टील्थ UCVs के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली इसके थ्रस्ट को हमें बढ़ाना होगा, जो कि 100+ नहीं होगा। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट में ये काम नहीं करने वाला। नाउ गोदरेज एरोस्पेस का मानना है कि हम एक इंजन तैयार कर सकते हैं जिसे 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट के साथ तैयार किया जाएगा। अब कंपेयर किया जाए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से, जिस हम तेजस MK2 के लिए इंजन खरीद रहे हैं, वो है 414, और उस इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट 100 किलो न्यूटन तक जाता है। दैट मीन्स कि भारत 30 किलो न्यूटन ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन को तैयार करेगा, और जिसे हम 5 के साथ साथ 5.5 जनरेशन के भी फाइटर जेट्स में इस्तेमाल कर पाएंगे।
वहीं गोदरेज एरोस्पेस ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में लंबे समय से काम कर रही है, जहां पर KDE यानी कि कावेरी में लगने वाले टरबाइन ब्लेड्स, कंप्रेसर डिस्क और कंबस्टर मॉड्यूल्स को बनाए जाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें सौंपा गया, जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को इजिली सहन कर सकता है। इसके अलावा गोदरेज की तरफ से निकल बेस सुपर एलॉय और टाइटेनियम एल्यूमिनाइड को भी तैयार किया जा चुका है और इसे तैयार करने की भी एक्सपर्टीज इनके पास है, जिससे ये इस इंजन को आसानी से तैयार कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने अपने कावेरी इंजन को रूस में भेज करके एक हाई एल्टीट्यूड परीक्षण किया है, जो कि 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक आसानी से अपनी पावर को अचीव कर पाया। और भी कुछ प्लेयर्स और संस्थान हैं भारत के अंदर जो इस इंजन को तैयार करने में प्राइवेट कंपनीज की मदद कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्रेड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा रोटर डिस्क सुपर एलॉय चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी गोदरेज एरोस्पेस है। वहीं जो मेटलर्जी रिसर्च लैबोरेटरी जिसे हम DMRL कहते हैं, वो भी इसमें काफी कारगर हो सकती है। और इन्होंने सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने MIDHN मधानी यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड को सौंपा है, जो कि भारत की एक कंपनी है। और ये सारी चीजें मिलाकर के हम एमका प्रोग्राम को बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। GTRE के 2024 में आफ्टर बर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। फ्रांस और UK के साथ भी बातचीत चल रही है, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी शेयरिंग और IPR भी शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट साउथ कोरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साउथ कोरिया की दिग्गज डिफेंस कंपनी हनवा एरोस्पेस ने भारत के साथ में K9 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर को एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब 371.4 बिलियन वोन यानी कि $253.6 मिलियन के आसपास है। यह कॉन्ट्रैक्ट भारत की L&T के साथ साइन किया गया है और L&T और ये कंपनी मिलकर के इस हथियार को तैयार करेंगे और 2030 तक भारतीय सेना को K9 होवित्जर्स सप्लाई किए जाएंगे। इससे सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और इससे पहले एक समझौता साल 2017 में साइन किया गया था। अच्छी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा, जिससे ओवरऑल डिफेंस प्रोडक्शन में भी इसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो ओवरऑल हमारा टारगेट है डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने का, उसके डेटा को शो करने का, उसमें भी हेल्प मिलेगी। इस हथियार की थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताएं तो 155mm/52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। आज इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत नहीं बल्कि फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, टर्की, वियतनाम जैसे देश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर के 2026 की शुरुआत में अब इन्हें भारतीय वायुसेना से आकाश मिसाइल सिस्टम के रखरखाव एंड मेंटेनेंस के लिए 593 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।